सभी को नमस्कार। पुनः माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्नों के हलों को हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 से देखेंगे। इसके पहले वाले हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसका हल लिखा। 140 के हमें गुणनखंड निकालने। 140 के जब गुणनखंड निकालेंगे हम तो रफ में यहाँ पर 140 लिखते हैं। हम जानते हैं जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है 2 का भाग जाता है। इकाई है ना शुरू स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 0 है ना 2 का भाग जाए। अब 2 का भाग देंगे ना हम, 14 में 2 का भाड़ा पढ़ते हैं, 2 सत्ते 14 होता है तो 7 यहाँ लिखेंगे और 2 से ना 0 होता है। किसी को नहीं आता है तो रफ में भाग दे लिया करो। ऐसे 140 में हम 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ कुछ नहीं उतारिए की भागने में देखिए 16, इस टाइप से 70 आया। ठीक है, फिर देख रहे हैं इकाई में 0 है ना, फिर 2 का जाएगा, 2 का भाग देंगे। कैसे देंगे हम, यहाँ नीचे क्या आएगा, मान लीजिए किसी को नहीं आता है तो रफ में भाग दे लीजिए आप। ऐसे 2 3 6, 1 बचा उतारिए की 2 पंजे 10। सही है, ये कितना आया 35 आया। सही है। अब इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का चेक कर। 3 कैसे चेक करते हैं हम, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। संख्या के अंक जोड़ेंगे, 3 और 5 8 हो रहे हैं। 8 हमारा 3 के पढ़े में नहीं आता है तो 3 का भी नहीं जाएगा। अब चलते हैं हम 5 का। 4 का दे देंगे, 2 का नहीं जा रहा है। 5 का जब देंगे हम तो देखिए इकाई में 0, 5 हो तो 5 का भाग जाता है। इकाई में 5 दिख रहा है, 5 का जाएगा। 5 सत्ते 35। सही है। फिर 7 का 7 एका 7, तो इसके बराबर लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यही उत्तर होगा हमारा। सही है। ये हमारा 6वां हुआ। 6वें का अथवा और था, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अथवा क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आते रहता है। एचसीएफ आप 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम आप 306 657 ज्ञात करना है। आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, दो संख्याओं का के लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र क्या होता है, मान लीजिए वे संख्या ए भी है तो आप ऐसा लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। चाहिए दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अध्याय 1 का सूत्र मान लीजिए, इसको आपको याद रखना है। या तो ऐसे मिलेगा या ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। हो सकता है इधर की बात दे दे खाली स्थान छोड़े तो आपको ए इंटू बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा इन संख्याओं को भी जब इंटू कौन सा वाला लगाते, ये पॉइंट वाला लगाते। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे हम। देखिएगा अब एचसीएफ आप कितना दिया है हमें, 306 657 कितना दिया है, इसका 9 दिया है, 9 लिख दिया। इसका मान 9 दिया, देखिए सवाल में एचसीएफ आप 306 657 9 दिया है तो 9 लिख दिया हमने। अब एलसीएम आप किसका ज्ञात करना हमें, एलसीएम आप 306 और 657 का ज्ञात करना है। सही है। इसके बाद हम बात करते हैं संख्या कौन कौन सी थी हमारे पास, 306 और 657। देखो ना ये कहां से लिख दी, ए का मान 306 है और बी का मान 657 गुणा के रूप में लिख दी। किसी कोई परेशानी बताइए, इसमें किसी कोई परेशानी। आप क्या करेंगे, आप देखोगे तो हमने क्वेश्चन से नकल लिखी, कोई मन से नहीं लिखा है। एचसीएफ दे रखा था 9 तो वो 9 लिख दिया। एलसीएम हमें ज्ञात करना तो हमने एलसीएम कोई को भी उतार दिया। यहाँ दोनों संख्याओं गुणा लिखना पड़ता है। दोनों संख्या 306 657 थी वो लिख दी हमने। अब पक्षांतर करके किधर ले जाएंगे, सीधे काट दो, सीधे भी काट सकते, काटना तो तेना भी भाग दिया वैसा। जैसे मैं सीधे काट रहा हूँ, 9 1 9, इधर काटूंगा मैं तो
बराबर के दोनों तरफ संख्या कट जाती है। इधर काटेंगे 306 जो है ना, इसमें हम 9 का भाग देंगे। 9 3 27, 3 बचा, उतारी आई 6 की, 9 को 36, कितना हमारा 34। इसको काटेंगे, क्या लिखेंगे हम? 34 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। रफ में 657 में हम 34 का गुणा करेंगे। रफ में गुणा 34 का पढ़ा नहीं मालूम, 4 का तो मालूम है, तो हम 4 का पढ़ा मैडम 4 7 28 के 8 आता है 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 आता है 2, 4 6 24 और 2 26। इसी तरह से 3 का 30 7 21 के खाता है 2, 3 5 15 2 17 के साथ आता है 1, 3 घटा में 19। यहाँ करेंगे 8 3 7 6 13 3 आता है 1, 10 और 2 12 2 आता है 1 2, 22,338। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। आपको इसके लिए डिब्बे वाला सूत्र याद करना है और सीधे सीधे यहाँ देख रहे हैं तो आप हमने क्वेश्चन से देख के मान रखे हैं और 9 को काट दिया, किससे 306 को 9 को काट दिया आपस में, जो आया तो गुणा कर लिख दिया, ये आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम कौन से नंबर का सवाल? 7वें नंबर का। 7वां क्या था हमारा? 4 u की घात 2 धन 8 u के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए मतलब हमें u के मान ज्ञात करने हैं। u के क्या मान होंगे? वो इजी होता है। देखिए 4 u की घात 2 धन 8 u लिखा हमने। जब भी शून्य ज्ञात करना इसको शून्य के बराबर मानते हैं। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे? ये गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर कैसे करेंगे हम? आप देखिए 4 और 8 में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया। u की घात 2 और u में से u कॉमन आ जाएगा, घनिष्ठ आ जाएगा, u घनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ क्या बचा? एक u बचा। देखिएगा 4 u की घात 2 में 4 तो बाहर ले लिया है और u की घात 2 में से u ले लिया तो u बचेगा, 2 u थे ना, 1 u बचेगा। धन हम जानते हैं 4 गुणा 2 में लिया है, 4 दूनी 8 होता तो 2 बचेगा। 8 में से हमने 4 ले लिया, 4 दूनी गुणा 2 में लिया, 2 बचा हुआ और ये u तो बाहर ले लिया था, बराबर 0। हमने ऐसा पढ़ा था जब दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर होता है तो उनमें से एक जरूर शून्य के बराबर होती है। इस तथ्य का यूज करेंगे और लिखेंगे 4u बराबर शून्य या u धन 2 बराबर शून्य। क्लियर? इसके बराबर शून्य लिखेंगे या इसके बराबर शून्य। यहाँ पर आप लिखोगे तो u बराबर 0/4, यहाँ पर लिखोगे u बराबर 0-2। पक्षांतर किया हमने, ये गुणा करा था तो भाग किया, ये जोड़ रहा था तो घटा। अब यहाँ पर u बराबर 0 शून्य जाएगी, यहाँ पर u बराबर -2। कोई दिक्कत तो नहीं? यही हमारे उत्तर हो गए। जो शून्य बोला था वो शून्य मिल गए हमें। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7वां का 8वां क्वेश्चन था 15, यहाँ कर दे रहा हूं मैं 8वां क्वेश्चन का हल। देखिए क्या दिया था? 15x की घात 2 ऋण धन 12x धन 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना। कल भी बताया था ये c/a होता सूत्र इसका, कल पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, ये c/a सूत्र होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर a का मान यहाँ 15 है, s की घात 2 के बाजू में जो रहता है उसे हम a कहते हैं। s की घात 2 के जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, वो a होता है, ये 15 है। और आगे देखोगे तो b बराबर s का गुणांक कितना है? 12, सही है। और c बराबर क्या है? 7। क्लियर? एबीसी कैसे निकालते हैं? हमें मालूम था ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इससे तुलना करेंगे तो आप देखिएगा s की घात 2 के बाजू में a है तो यहाँ s की घात 2 के बाजू में क्या 15 तो ये बराबर 15 हो गया। या s के बाजू में 12 है, देखो इसके बाजू में b है, b बराबर 12 हो गया। ऐसे विदाउट x वाला क्या c था, c यहाँ कितना है? 7, तो c 7 ले लिया, बस मान रख दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 7 है और बीटा a का मान c का मान 7 है और a का मान 15 है। 7/15 ये उत्तर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमने 7वां कर दिया, 7वां का 8वां कर दिया। क्लियर? इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती है या समांतर है या संपाती है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें दो समीकरण दे रखे थे, उन समीकरणों से पहले वाले से a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरे वाले से a2 b2 c2 निकालेंगे और देखेंगे तुलना करके कौन सी शर्त लागू होती है। क्लियर? शर्तों को मैंने पहले वीडियो में बताया था, 3 शर्तें थी। अद्वितीय हल की कोई अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, सही है। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं समांतर होंगी। फिर हम बात करते हैं अनंत अनेक हल के लिए रेखाएं संपाती होंगी। 3 कंडीशन थी, वहां पर ये बातें लागू होती है। अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 8वां कर रहे हैं। 8वां में देखो आप, समीकरण जो था उससे a1 बराबर 5, समझ में आ रहा, x के वैल्यू वाला a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना है हमारे पास, ऋण 4, सही है, ऋण 4 है b1 का मान। y का गुणांक क्या है वो लिखते हैं हम, और c1 क्या है, c1 आप देखोगे c1 में आप देखेंगे तो कितना है हमारे पास, 8। ठीक है, इसी प्रकार से उधर देखिएगा a2 कितना है, a2 देखो, a2 7, b2 कितना है हमारे पास 6 और c2 कितना है हमारे पास ऋण 9। सबको दिख गया, कहां से देखा मैंने, देखा जे a1 का मान है 5, b1 का मान ऋण 4 है और c1 का मान 8 है। ऐसे ही a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान ऋण 9 है। क्लियर? अब क्या करते हैं, हम कौन सी शर्त लगती देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए 5/7 क्या लिखा मैंने, 5/7 लिखा, a1/2 हो गया, b1/2 क्या है, ऋण 4/6, सही है। डेफिनेटली एक दूसरे के बराबर नहीं है। कहा 5/7 ऋण 4/6 के बराबर नहीं है। यानी क्या कहेंगे, उनमें से कौन सी बात आएगी हमारी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि ये अद्वितीय हल की कंडीशन हो गई हमारी। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये अद्वितीय हल की शर्त होती थी, उससे ही रेखा की बात करते हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसका अथवा और देखते हैं। अथवा क्या था, रैखिक समीकरण को हल कीजिए, इससे हमें हल करना है। तो देखिए यहां लिखा नहीं है कौन सी विधि से करना आपको, हमें मालूम है प्रतिस्थापन विधि मालूम है, हमें विलोपन विधि मालूम है, हमें मालूम है ना, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, कोई सी विधि लगा लो जो आपको सरल लगती हो। मुझे विलोपन सरल लग रही होगी, आपको भी लग रही होगी। देखिए समीकरण की नंबरिंग कर ली हमने। विलोपन करना मतलब हम देखते हैं x के गुणांक समान है, y के भी समान है, धन y से ऋण y कट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ 1 कितने हो जाएंगे, 2x और 14,000 कितने हो जाएंगे हमारे पास, बताइए 18। कोई दिक्कत तो नहीं, 14,000 कितने हुआ 18। अब आगे क्या करेंगे हम, x बराबर 18/2, ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18, सही है। फिर क्या करते थे हम, समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर विलोपन विधि देख रहे हैं हम भी, तो 9 धन y बराबर 14, y बराबर 14 ऋण 9 पक्षांतर किया तो y बराबर 5। ये मैंने आपको विलोपन विधि दिखाई। आंसर क्या लिखेंगे, x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक है, अब आप इन सवालों को